सोशल मीडिया ही वैकल्पिक मीडिया है, जिसपे किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, वंचित जमात के लोगों की आवाज उठती रहती है और लगातार सरकार को कटघरे में लोग करते हैं, चाहे 18 का भारत बंद हो, SC/ST एक्ट पर, या रोस्टर पे 19 का आंदोलन हो, या किसानों का आंदोलन हो, वो सोशल मीडिया का एक दबाव रहता है। तो क्या इसको भी अब इस पे भी नकेल कसने की तैयारी कर रही है सरकार? कि मीडिया में वो खबरें ना आए जो इनके आर्थिक हितों के खिलाफ हो, जो इनके कालाबाजारी और जो तमाम हेरा फेरी के खिलाफ हो। देखिए, मुकेश अंबानी का जो फैमिली और जो मुकेश अंबानी के पिता जो थे, वो 1985 से मीडिया घरानों से बड़े परेशान थे। उस समय इंडियन एक्सप्रेस ने उनके खिलाफ एक मुहिम चलाया था। तो उसी समय से उन्होंने उस समय भी उन्होंने कुछ एक मीडिया हाउस का गठन किया, एक दो अखबार भी निकाले, मैगजीन भी निकाले, सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन ये 21वीं सदी में मुकेश अंबानी सफल हो गए और देखिए कि नेटवर्क किंग जो है, बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है जो अंबानी कंट्रोल है। जी, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि उस समय भी जो मीडिया था मद्रासी ब्राह्मण और बनियों के कब्जे में था, जो सिर्फ उन्हीं की खबरें चलाता था। और एक संदर्भ है कि मूक नायक डॉक्टर अंबेडकर निकालते थे जी, और तिलक को उन्होंने पैसा भेजा, वो तिलक केसरी निकालते थे जी, कि आप मेरे अखबार का विज्ञापन छाप दीजिए। पैसा देने के बावजूद केसरी में वो विज्ञापन उनका प्रकाशित नहीं हुआ। अगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो ये ब्राह्मण और बनियों और तमाम अपर कास्ट के बीच का घरेलू मसला है। नहीं, देखिए, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया में डेफिनेटली इनका कंट्रोल है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। कॉरपोरेट और मीडिया, क्या भारत की मीडिया अब कॉरपोरेट के कब्जे में है? यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में देखा आपने, अडानी ने 29.18% शेयर पिछले दरवाजे से एनडीटीवी का खरीद लिया है और यह भी दावा किया जा रहा है कि अगला 26% भी खरीदेंगे ओपन बिड के द्वारा। मतलब अगर 26% भी खरीद लिया गया तो एनडीटीवी पर अडानी का कब्जा हो जाएगा। इस सिलसिले में बात करने जा रहा हूं इस एपिसोड में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब हैं। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब 2012 में लिखा था पेड न्यूज के ऊपर। उनसे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो मीडिया दावा करता रहा है कि चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का, उसका चाल चरित्र स्वभाव कैसा रहा है। क्या पहले भी मीडिया पर पूंजीपतियों का दबाव रहता था और वह दबाव अब खुल्लम खुल्ला खेल की तरह सामने आ गया है? हमारे साथ हैं संजीव पांडे साहब, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं, और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे। पांडे साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। चलिए, अब जरा इस पे बताइए क्या क्या इतिहास रहा है जरा। आप तो मीडिया पे किताब लिखते हैं, पत्रकार हैं, तो आपसे बेहतर मीडिया के बारे में कौन बताएगा जी। देखिए, मीडिया की जब आप बात करेंगे ना, तो मोटा मोटी मैं आम जन की भाषा में ये बोलूंगा कि एक मीडिया चलाने वाला वो वर्ग है जो पहले अखबार चलाया और बाद में पूंजीपति बना, और एक तबका वो है जो पूंजीपति था और मीडिया हाउस की उसने शुरुआत करी। और ये कोई नई बात नहीं है। ये अगर आप देखेंगे कि आजादी के बाद से ही जो भारत में जो प्रमुख मीडिया हाउस थे वो पूंजीपतियों के कब्जे में थे, उनके अलग अलग कारोबार थे। और उसमें आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप जो है, चाहे ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, ये जो तमाम जो आप अखबार देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है, ये तमाम अलग अलग कारोबार में पहले से शामिल रहे हैं। पंडित नेहरू तो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो मालिक थे, उनको मजाक में
जूट जूट इंडस्ट्री में उनकी बड़ी भूमिका थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक जो होते थे, तो उनका बड़ा मजाक भी उड़ाया जाता था, जूट 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 इंडस्ट्री का मालिक बोल के। तो ये जो है पूंजीपति और मीडिया का जो गठजोड़ है, वो कोई नई बात नहीं है। ये एक मतलब कि आजादी के बाद से भारत में और पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है कि ये मीडिया और पूंजीपतियों के बीच एक गठजोड़ रहा है। लेकिन जो आर्थिक उदारीकरण जो 1990 के बाद आया, फिर उसके बाद एफडीआई का परमिशन मिला मीडिया के अंदर, तो उसमें बड़ी तरह की आवारा पूंजी मीडिया के अंदर आई, और धीरे धीरे मीडिया घरानों पे जो पूंजी जिन्होंने लगाया, जिन्होंने पूंजी भेजा, वो उनके एडिटोरियल कंटेंट पे भी उनका कंट्रोल होता गया। तो ये जो अभी जो हम एपिसोड को देख रहे हैं कि अदानी ने जो एनडीटीवी का जो शेयर को लेकर जो तमाम विवाद चल रहा है, तो वो जो विवाद है, तो आपको थोड़ा सा आज से 7 साल पहले जाइए, 8 साल पहले 2014 में मीडिया का एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क नेटवर्क 18 को मुकेश अंबानी ने कंट्रोल कर लिया था, और 74% उसका जो हिस्सेदारी थी मुकेश अंबानी की हो गई 2014 में। तो नेटवर्क 18 खरीदने के बाद ये खुला हो गया कि तमाम जो वो पूंजीपति जिनका मीडिया में आज तक रुचि नहीं थी, वो अब मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि मीडिया के कंट्रोल करने के पीछे इनका एक बड़ा एजेंडा ये रहा है कि मीडिया में वो खबरें ना आए जो इनके आर्थिक हितों के खिलाफ हो, जो इनके कालाबाजारी और जो तमाम हेरा फेरी के खिलाफ हो। देखिए, मुकेश अंबानी का जो फैमिली और जो मुकेश अंबानी के पिता जो थे, वो 1985 से मीडिया घरानों से बड़े परेशान थे। उस समय इंडियन एक्सप्रेस ने उनके खिलाफ एक मुहिम चलाया था, तो उसी समय से उन्होंने उस समय में उन्होंने कुछ एक मीडिया हाउस का गठन किया, 1-2 अखबार भी निकाले, मैगजीन भी निकाले, सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन ये 21वीं सदी में मुकेश अंबानी सफल हो गए, और देखिए कि नेटवर्क 18 जो है बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है जो अंबानी कंट्रोल है। और दूसरा, अब ये सारी चीजें अदानी को भी अभी खल रही थी, क्योंकि उनके खिलाफ तमाम खबरें, उनको ये डर था कि हमारे खिलाफ तमाम खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया में भी हमारे खिलाफ काफी मोर्चेबंदी हो रही है। तो वो भी, और एनडीटीवी जो चूंकि था कि जिसके बारे में लगातार बोला जा रहा था कि वो जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहा था, तो उन्होंने, सरकार भी ये चाहती थी, ये कहा जा रहा है कि ये किसी ढंग से ये मीडिया हाउस को कंट्रोल करें, तो अदानी ने वो सारा करते हुए अदानी ने उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो है वो बहुत हमारे जो मीडिया घरानों का है रॉन्ग है। हमारे यहाँ 3 तरह के, मैंने पहले ही बोला कि 3 तरह के मीडिया। एक जो प्योर, जिन्होंने मीडिया की शुरुआत करी, जिसमें आपको हिंदी वर्नाक्यूलर बहुत मिलेंगे, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये दैनिक भास्कर। लेकिन ये जो मीडिया घराना जो इन्होंने शुरुआत करी, ये बाद में पूंजीपति हो गए, कैपिटलिस्ट हो गए, दूसरे कारोबार में चले गए। जैसे दैनिक भास्कर है, वो आपके सामने नजर आ रहा है कि वो उसका पावर सेक्टर में भी है, और रियल्टी सेक्टर में भी है, और नमक भी बनाता है, और तेल भी बनाता है। तो जब इस तरह के, जब आपके आर्थिक एजेंडे हो जाएंगे और आप मीडिया के आड़ में और मीडिया को इस्तेमाल कर जो तमाम अपने व्यापारिक हितों का देखभाल करेंगे, तो अल्टीमेट फिर सरकार कभी भी उसकी गर्दन को पकड़ सकती है। एक वो है जो पहले से पूंजीपति है, वो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश में थे। उसमें अभी गौतम अदानी साहब थे, और इससे पहले अंबानी साहब, गौतम अदानी अभी आए, इससे पहले अंबानी आए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आवारा पूंजी जब 1990 के अंदर जब मीडिया घरानों में जब आया, तो उसमें 2-3 चीजें बड़ी अलग अलग चीजें देखने को मिली। एक तो कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने डायरेक्ट हर जगह अपनी हिस्सेदारी डाल दी। तमाम टीवी चैनलों में आपको कॉर्पोरेट सेक्टर की हिस्सेदारी मिलेगी, तमाम अखबारों में आपको कॉर्पोरेट सेक्टर की हिस्सेदारी मिलेगी। और ये बार बार इनको जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी स्टडी किया, और उसके बाद ट्राई ने भी 2-3 स्टडी करवाया। और चूंकि मीडिया का कारोबार इस समय एनुअल 2.5 लाख 2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, तो उस पर बार बार ये कहा गया कि इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इनका जो हितों का जो आपसी टकराव है, इस पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और वो मॉनिटरिंग को लेकर कभी भी जो जितनी भी रिपोर्टें आई, ना सरकार ईमानदार रही, ना मीडिया घराने ईमानदार रहे। अब आपने देखा होगा पिछले 5, 7, 8 सालों में एक चीज
जैसे प्रणव राय की ही मैं पहले चर्चा करना चाहूंगा, एनडीटीवी की बात करना चाहूंगा कि आखिर प्रणव राय इतनी आसानी से अदानी के सामने अभी फिलहाल कह तो रहे हैं कि हमसे कंसेंट नहीं लिया है, लेकिन वो सरेंडर नहीं है। लेकिन क्यों? आखिर सरकार पे कैसा दबाव है? मैं बस सिर्फ 2-3 उदाहरण दूंगा कि जब उरी पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद प्रणव राय के एनडीटीवी पे एक इंटरव्यू बरखा दत्त ने पी चिदम्बरम का किया था, उसका प्रोमो भी चल गया और बाद में वो इंटरव्यू का प्रसारण नहीं हुआ। एनडीटीवी में तमाम सवाल उठे कि आखिर किसके दबाव में प्रसारण रोका गया। स्टोरियां भी छपी, द वायर न्यूज पे स्टोरी भी करी। अब सवाल यह है कि आखिर प्रणव राय पे क्या दबाव था? अगर वो बहुत ही ईमानदारी से एनडीटीवी चल रहा है तो सरकार का ऐसा क्या दबाव था? इनफैक्ट एनडीटीवी बाकी मीडिया घरानों की तरह ही एनडीटीवी पे भी आर्थिक अपराध में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। 2013 में राम जेठमलानी ने एनडीटीवी पे एलिगेशन लगाया था कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि पी चिदम्बरम इनको बचा रहे हैं। आरएसएस के एक बड़े चिंतक थे गुरुमूर्ति, उन्होंने भी इनके खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। उससे पहले 1996-97 में इनके खिलाफ एक जांच हुई थी, दूरदर्शन से इनका कोई समझौता था और उसमें भी वित्तीय हेराफेरी की जांच हुई थी, जिसमें सीबीआई ने केस भी दर्ज किया था। तो ये कुछ ऐसे मसले होते हैं जिसमें सरकारों के सामने आपको सरेंडर करना पड़ता है अगर आप आर्थिक अपराधी हैं। अब आपको याद होगा कि जी न्यूज का कितना बड़ा मसला हुआ था, जिंदल स्टील के साथ ब्लैकमेलिंग का मसला हुआ था, उसमें जी न्यूज के संपादक ही गिरफ्तार हो गए थे। तो ऐसे जो मीडिया घराने जो हैं, जो अलग अलग बिजनेस में जिनका बिजनेस इंटरेस्ट है और जिनके अलग कारोबार हैं और जो टैक्स चोरी में भी इन्वॉल्व है। अभी आपको पता होगा कुछ साल पहले, अभी साल 1.5 साल पहले या ज्यादा नहीं, 6 महीने 8 महीने पहले दैनिक भास्कर के तमाम कार्यालयों पे इनकम टैक्स का रेट पड़ा था। तो ये जो 1990 के बाद जब आवारा पूंजी के 3 रिजल्ट आए हैं, जो मीडिया घराने आर्थिक अपराध में लिप्त थे, सरकार ने उनकी गर्दन दबा दी। सरकार ने अपने समर्थित कारपोरेटों को कहा कि ये मीडिया घराना थोड़ा मेरा अगेंस्ट चल रहा है, तो ठीक है, इसमें अपनी अपनी हिस्सेदारी डालो और इनका एडिटोरियल कंटेंट एक कंट्रोल करो। इसमें सरकार का ही सिर्फ एजेंडा ही नहीं, मतलब ये सरकार नहीं, कॉर्पोरेट घरानों का भी इसमें इंटरेस्ट मैच हुआ। उनको लगा कि हमारे खिलाफ जो खबरें आती है हमें काउंटर करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक मुहिम चलाई थी उस समय पे, फोर्स के टाइम में अंबानी पे। तो उस समय अंबानी बड़े परेशान थे कि मेरे खिलाफ ये स्टोरी चल रही है, उस समय से उनका मीडिया पे नजर था। लेकिन उससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, अभी आपको याद होगा कि अभी जो पैराडाइज है पनामा पेपर में भारत के 2-3 मीडिया घरानों पे आरोप लगे थे कि टैक्स हेवंस में ये मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे लेके जा रहे हैं और टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो ये मीडिया के अंदर जो कॉर्पोरेट कंट्रोल और सरकार का कंट्रोल एक बहुत अब नॉर्मल चीज है। और मैं समझता हूं कि एनडीटीवी जो है वो अपवाद नहीं है और एनडीटीवी पूरी तरह से पाक साफ भी नहीं है। अदानी का जोर वहां चलेगा। अगर एनडीटीवी पूरी तरह से पाक साफ होता तो शायद अदानी का जोर नहीं चलता। और तो और आप ये देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने भी सरकार के सामने अभी समझौता किया है। जो इंडियन एक्सप्रेस को आप कहते हैं कि साहस की पत्रकारिता करता है, वो इंडियन एक्सप्रेस ने भी तमाम मुद्दों पे सरकार से समझौता किया है और वो भी कॉर्पोरेट के प्रेशर में है। आप खबरों की अगर बहुत ही माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी खबरें किसके इंटरेस्ट में कहां से लिखी जा रही है। जैसे, और इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसा ही नहीं, कुछ एक पत्रकारों को फारिग भी किया। जैसे एक पत्रकार सुशांत सिंह थे, डिफेंस के बड़े अच्छे रिपोर्टर थे, उनको इंडियन एक्सप्रेस ने फारिग किया। हालांकि कारवां ने इस पर बहुत बड़ी स्टोरी करी थी और उसने एक ये भी खुलासा किया था कि इंडियन एक्सप्रेस का जो परिवार था वो तो शुरू से ही जनसंघ के बड़ा नजदीक था और रामनाथ गोयनका जनसंघ से सांसद भी रहे थे। जैसे के बिरला कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, तो ऐसे ही जो गोयनका थे वो जनसंघ से जुड़े हुए थे और उनके प्रति उनकी सिंपैथी थी। तो ये जो एक स्थिति आई हुई है ना मीडिया को लेकर कि अदानी ने 29% टेक ओवर कर लिया है, तो ये दुर्दशा कोई नई नहीं है। 1990 के बाद से ये दुर्दशा कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। पहले भी मीडिया पूंजीपतियों के कंट्रोल में था, लेकिन वो पूंजीपति इतने बेशर्म या इतने बेहया नहीं थे।
उस समय मीडिया घरानों में अगर आप देखें, या मीडिया में 2000 तक, 1995 तक, 2000 तक अगर मीडिया के कवरेज में आप देखते थे तो तीन चीजों में, जैसे एग्रीकल्चर क्राइसिस इस समय पूरे देश में है, क्या किसी मीडिया हाउस में एग्रीकल्चर क्राइसिस पे आप खबर देखते हैं? हिंदी के अखबारों में तो कहीं मुझे नजर ही नहीं आता एग्रीकल्चर क्राइसिस पे खबर। एग्रीकल्चर मतलब ये कि जो कॉर्पोरेट का जो दबाव बढ़ा है, एक तरह से एकाधिकार की ओर जा रहा है, उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट न्यूज कंटेंट के जनरेशन पे भी पड़ा। कैसा खबर आएगा? मीडिया में न्यूज कंटेंट पे तीन चीजों को कॉर्पोरेट ने फिक्स कर दिया है। वहां लेबर नहीं होगा, वहां फार्मर नहीं होगा। आप एक बात बताइए कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में बड़े बड़े धरना प्रदर्शन हुए हैं मजदूरों के, मीडिया ने कितना कवर किया उसको? और तो और मीडिया ने उनके प्रति नेगेटिव खबरें चलाई सरकार के कहने पे। मैंने देखा कि देश के बड़े बड़े मीडिया घरानों ने यह खबर चलाई कि इन मजदूरों के कारण दिल्ली की जनता बेहाल हो गई, सड़कें जाम थी और लोग जो थे परेशान हो गए, ऐसी खबरें चलाई गई। जबकि वो मजदूर या वो किसान जो देश भर से आए हैं, तमिलनाडु से कई किसान आके जंतर मंतर पे महीनों बैठे रहे, किसी मीडिया घराने ने उनको खबर नहीं किया था। तो मैं सर, उसमें एनडीटीवी भी था। क्या आपने एनडीटीवी में खबर देखा किसानों और जो जितने भी ये जो मजदूर दिल्ली में आके बैठे हैं? तो एनडीटीवी पे आज अदानी के कंट्रोल पे जितनी बात हो रही है, एनडीटीवी ऑलरेडी कॉर्पोरेट कंट्रोल में है। एनडीटीवी के अगर आप पूरे सारे जो सिस्टम को समझेंगे तो उसमें कई देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों की हिस्सेदारी है और उनके इंटरेस्ट को एनडीटीवी वॉच करता है। और एनडीटीवी में भी बहुत ज्यादा मोदी के खिलाफ तो खबरें हैं, लेकिन मजदूर और किसानों के इंटरेस्ट में खबरें कहाँ हैं? आप बताइए, कहाँ नजर आ रही है? कितने मजदूरों पे खबर आ रही है? कितने सुसाइड्स पे खबर आ रहे हैं? तो ये तमाम मीडिया घरानों ने से, और तो और छोड़िए, मीडिया से दलित आदिवासी भी अब गायब हैं। उनके क्या हित है उस पर खबरें नहीं है, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं है। मीडिया का कंटेंट कॉर्पोरेट ने डिसाइड किया है कि शाम को 1 घंटा टीवी चैनल पे सिर्फ बहस कराओ, 5-6 भाड़े के पैनलिस्ट लेके आओ और उनको आपस में गाली गलौज करके टीआरपी बस कायम रखो। मीडिया ग्राउंड पे नहीं है, ग्राउंड पर रिपोर्टर भी नहीं है। ग्राउंड पर रिपोर्टर कहते हैं हमारी मजबूरी है, हमें कहा गया है कि आपने बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। आप सरकार के जो प्रेस नोट आ रहे हैं उसी को लगाइए, सरकार के खिलाफ कोई खबर नहीं लिखनी है, कॉर्पोरेट के खिलाफ कोई खबर नहीं लिखनी है। तो मेरा ये कहना है कि मीडिया जो है, ये अदानी एक कोई नई घटना नहीं है। मुकेश अंबानी ने 2014 में नेटवर्क 18 को परचेज कर लिया था। उससे पहले भी तमाम मीडिया घरानों में अलग अलग है। आदित्य बिरला का आपको हिस्सेदारी हिंदुस्तान टाइम्स में मिल जाएगा। आदित्य बिरला के खिलाफ हिंदुस्तान टाइम्स में कितनी खबरें छपती है। तो ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको देखना होता है कि माइनॉरिटी कॉर्पोरेट हिस्सेदारी मीडिया घरानों में कितना है। चूंकि अदानी नरेंद्र मोदी के नजदीक है तो ये सवाल उठाया जा रहा है और हंगामा भी हो रहा है। लेकिन उससे पहले तो तमाम मीडिया घरानों में जो कॉर्पोरेट की हिस्सेदारी है, उसके अगर कॉर्पोरेट बार बार उनको कहा भी गया है मीडिया घरानों को कि आपके यहाँ किसकी किसकी हिस्सेदारी है, आप पब्लिक डोमेन में लेके आओ, आपको कितना अर्निंग है, क्या है, पब्लिक डोमेन में लेके आओ। लेकिन कोई मीडिया घराना इसके लिए तैयार नहीं होता। तो ये संजीव जी, डॉक्टर अंबेडकर ने एक भाषण दिया था जी, गांधी, रानाडे और जिन्ना जी। मैंने एक लेख लिखा था डॉक्टर अंबेडकर और मीडिया को लेकर। जी। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि उस समय भी जो मीडिया था मद्रासी ब्राह्मण और बनियों के कब्जे में था, जो सिर्फ उन्हीं की खबरें चलाता था। और एक संदर्भ है कि मूक नायक डॉक्टर अंबेडकर निकालते थे जी। और तिलक को उन्होंने पैसा भेजा, वो तिलक केसरी निकालते थे जी, कि आप मेरे अखबार का विज्ञापन छाप दीजिए। पैसा देने के बावजूद केसरी में वो विज्ञापन उनका प्रकाशित नहीं हुआ। जातीय और वर्गीय चरित्र दोनों जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो बदस्तूर अभी जारी है और बड़े पैमाने पर। देखिए, मीडिया, भारत में जो मीडिया है, ऑनरशिप 90% देखेंगे तो वैश्य समुदाय के पास है, चाहे वो जैन हैं, चाहे अग्रवाल हैं, और यही आपको मिलेंगे 90%। मैं थोड़ा सा अभी बाद में बताऊंगा कि एक मीडिया का एक और तबका 2000 के बाद बहुत तेजी से आया था, वो उसमें से बड़े लोग जेल भी चले गए, लेकिन वो मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। मैं पहले इस पे कंटेंट पे बात करना चाहता हूँ कि
बड़े घराने टोटली, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, अमर उजाला के मालिक भी बनिया है, दैनिक भास्कर के मालिक भी बनिया है, दैनिक जागरण के मालिक भी गुप्ता हैं, अमर उजाला वाले महेश्वरी हैं, ये भास्कर वाले अग्रवाल हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले जैन साहब हैं, और वो जो है हिंदुस्तान टाइम्स वाले राजस्थानी बनिया हैं, वो भी बिड़ला जो है। तो देश के तमाम बड़े जो एस्टैब्लिश जो है जो है, अगर हिंदू शायद हमको लगता है कि बनिया लॉबी का नहीं है, बनिया उसके मालिक नहीं है हिंदू के, और एक ट्रिब्यून है जो ट्रस्ट पे चलता है। ये बड़ा एक मतलब देखिए सिखिज्म का एक यहाँ इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ कि यही एक ऐसा अखबार है जिसके संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया थे, लाहौर से शुरू किया था, लेकिन गुरु नानक ने कहा था कि हम जो है संगत और पंगत में विश्वास रखते हैं, तो पूरा अखबार भी उन्होंने ट्रस्ट पे ही चलता है। आज ये ट्रस्ट है, कोई उसका मालिक नहीं है। 5-7 मेंबर जो ट्रस्ट के होते हैं वो इलेक्ट होते हैं और वही चलाते हैं। ट्रस्ट का अखबार सिर्फ भारत में अगर कोई बड़ा अखबार है तो ट्रिब्यून है, जो लाहौर से शुरू हुआ था। तो ये जो अखबार है ये तमाम बनिया कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक भी बनिया ही है मेरे हिसाब से। अब सवाल ये है कि उसके एडिटोरियल कंटेंट पे जो कंट्रोल है वो निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है कि ऊंची जातियों का है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें कास्ट भी है। जो उत्तर भारतीय जो मीडिया में जो मैं देखता हूँ कि ब्राह्मण और कास्तों का कंट्रोल अच्छा खासा है, और भी कुछ ऊंची जातियां हैं, राजपूत भी हैं, भूमिहार भी हैं, ये भी आए हैं काफी। उसमें पिछड़ों और दलितों का निश्चित रूप से भागीदारी कम है, और इस पे रिसर्च भी हुआ है, कई लोगों ने किया है रिसर्च इस पे कि सीएसडीएस का सर्वे है, सीएसडीएस का सर्वे है 2006 में हुआ था, योगेंद्र यादव, अनिल चमरिया इत्यादि लोगों ने किया था, और उसके बाद कई काम हुआ भी है। एडिटोरियल बोर्ड में अपर कास्ट है और मालिक बनिया है, बेसिकली ये है। न्यूज रूम के अंदर कंटेंट क्रिएशन में, एडिटिंग में, एडिटोरियल डिसीजन लेने में अपर कास्ट है, और मालिक जो है बनिया है लार्जली। सिर्फ हिंदू का मालिक ब्राह्मण है। 98% जो मीडिया हाउसेज है वो कंट्रोल बाय बनिया है। ये प्रणव राय का मुझे नहीं पता क्या कास्ट है, बंगाल के हैं तो अभी बनिया तो ये शायद नहीं होंगे, राय है तो बनिया नहीं होंगे। ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। तो जी न्यूज वाले भी बनिया है, जी न्यूज वाले जो मालिक थे हरियाणा के हैं वो भी बनिया है। तो ये एक नेटवर्क 18 है शायद, वो नहीं ना, वो जो अपना नेटवर्क 18 है मुकेश अंबानी है, तो भी बनिया ही है। इतना बड़ा वो कंट्रोल, हिंदू के मालिक ब्राह्मण है, हिंदू के मालिक ब्राह्मण है। हाँ, ये मतलब कि वो हिंदू, और ये कह सकते हैं कि ये जो एनडीटीवी है उसमें मालिक ब्राह्मण है। मतलब अगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो ये ब्राह्मण और बनियों और तमाम अपर कास्ट के बीच का घरेलू मसला है। नहीं, देखिए ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया में डेफिनेटली इनका कंट्रोल है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक स्ट्रीम और आया था 2002 के बाद, एक स्ट्रीम आया मीडिया के अंदर। राजनीतिक दल बड़े परेशान थे इन मीडिया घरानों से कि ब्लैकमेल करते हैं, तो कई राजनीतिक दलों ने अपना मीडिया हाउस शुरू कर दिया। जैसे स्टालिन, आप देखिए जो डीएमके का अपना बड़ा मीडिया घराना है, वो न्यूज़पेपर भी बहुत बड़ा निकालते हैं वहां पे, उनका दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो आप ये नहीं कहिए कि पिछड़ों के पास मीडिया नहीं है। स्टालिन जो है वो हमारे हिसाब से पिछड़ी जाति के हैं, और उनका बहुत बड़ा मीडिया घराना है। शरद पवार ने भी मराठा है, उन्होंने भी बहुत बड़ा एक कहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट था किसी मीडिया घराने में, साकाल था। जगन मोहन रेड्डी, आप देखिए कि आंध्र प्रदेश का जो सबसे पॉपुलर टीवी है वो जगन मोहन रेड्डी के कंट्रोल में है। पंजाब में सुखबीर बादल ने बहुत बड़ा मीडिया हाउस शुरू किया, पीटीसी न्यूज चैनल। और तो ये राजनीतिक घरानों ने भी मीडिया हाउस शुरू किया। उसमें कुछ पिछड़े नेता भी जो थे, जिनको लगा कि ये भाई लगता, उनको भी ये महसूस हुआ होगा कि ब्राह्मण और बनिया कंट्रोल मीडिया है, तो ये हमें शायद इग्नोर कर रहे हैं, तो हम अपना ही शुरू कर देते हैं और हम अपना चलाएंगे। और निश्चित रूप से स्टालिन और जगन मोहन रेड्डी का जो मीडिया घराना है वो अपने स्टेट में बहुत सक्सेसफुल है, और वो काफी लार्जली देखा जाता है। अब एक मीडिया घराना और आया था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ इस तरह के जो लोग आए थे, जो बिल्डर थे, जो जिनके पास पूंजी आई थी 2 नंबर के, लेकिन वो बचने के लिए मीडिया हाउस शुरू कर दिए थे। जैसे आपको याद होगा वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा चिट फंड घोटाला हुआ, शारदा चिट फंड। उसके बड़े बड़े मीडिया टीवी चैनल था, अखबार था। इसी ढंग से आप जैसे देखे होंगे कि सुब्रत राय का सहारा जो आपने देखा होगा, तो ये भी जो सहारा परिवार जो था,
पहले तो चिट फंड के काम में था, लेकिन इन्होंने अपने बचाव के लिए मीडिया घराना शुरू कर दिया। इसी ढंग से श्रद्धा चिट फंड हुआ। आपको याद होगा कि एक पर्ल ग्रुप जो पंजाब का था, निर्मल सिंह भंगू का, कई हजार करोड़ के घोटालों में उभरा, उसने भी अपने बचाव के लिए मीडिया घराना एक न्यूज चैनल शुरू किया। तो मीडिया का एक रूप ये भी 2000 के बाद नजर आया कि जो इनके पास मोटा पैसा था, अपने बचाव के लिए उन्होंने और अपने बिजनेस के विस्तार के लिए इस तरह के कई मीडिया हाउसेस शुरू हुए, कुछ बंद भी हो गए, कुछ अभी चल भी रहे हैं। तो ये भी मीडिया की स्थिति है। संजीव जी, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ही वैकल्पिक मीडिया है, जिसपे किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, वंचित जमात के लोगों की आवाज उठती रहती है और लगातार सरकार को कटघरे में लोग करते हैं, चाहे 18 का भारत बंद हो, SC/ST एक्ट पर, या रोस्टर पे 19 का आंदोलन हो, या किसानों का आंदोलन हो, वो सोशल मीडिया का एक दबाव रहता है। तो क्या इसको भी अब इस पे भी नकेल कसने की तैयारी कर रही है सरकार? देखिए, सरकार मीडिया को नियंत्रित 1947 से करने की कोशिश कर रही है। इंदिरा गांधी ने मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश करी, राजीव गांधी ने भी अपने हिसाब से मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने अपने पूरा लोकतांत्रिक चेहरे को बदनाम नहीं किया, जो वर्तमान सरकार में जो नजर आ रहा है। मीडिया को कंट्रोल कांग्रेस भी करने की, हर शासक वर्ग मीडिया को कंट्रोल करना चाहता है। रीजनल पार्टी, क्या ममता बनर्जी डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, लेकिन मीडिया में अपने खिलाफ खबर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी मार्क्सिस्ट भी, अगर आप ये छोड़िए, मार्क्सिस्ट जो केरल में है, अभी जो सरकार है उसके में कई खबरें पढ़ रहा था, वो तो पत्रकारों की उन्होंने एंट्री बंद कर दी कई जगह। मार्क्सिस्ट भी उतने ही फासिस्ट है मीडिया के मामले में जितना भारतीय जनता पार्टी वाले आपको नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सिस्ट सरकारों में मुझे मीडिया को लेकर कोई भी अंतर नजर नहीं आता। ये बहुत ही फासिस्ट रवैया इनका है मीडिया को लेकर। तो मेरा ये मानना है कि यूट्यूब चैनल्स, देखिए यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल भारत में जो अभी हमारे नजर में जो सबसे बड़ा नजर आया कि किसान आंदोलन जब हुआ दिल्ली की सीमा पे, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया ने किया। और मैं ये कहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को उन्होंने डिफीट दिया। एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके भी इशारे पे, चाहे वो सरकार हो चाहे कॉर्पोरेट के इशारे पे किसान मूवमेंट को बदनाम कर रहा था, उसको पैरेलल इन्होंने काउंटर किया यूट्यूब चैनल्स और से फेसबुक ने। और अल्टीमेट वो किसान जो है, किसानों को जो डिफेम करने की तमाम साजिश रची गई मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, उसको उन्होंने फेल कर दिया। तो निश्चित रूप से सरकार को या कारपोरेट घराने को ये पता है कि जो वैकल्पिक मीडिया है ये बहुत ही एक डेंजरस टूल बन रहा है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए कैसे नियम बनाए जाए, क्या एक्ट लाए जा सकते हैं, उस पर सरकार विचार कर रही है। वो टाइम के हिसाब से नजर आएगा कि आखिर क्या। तो देखिए, मीडिया और जो व्यक्तिगत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको तो संघर्ष करना पड़ेगा, पहले भी करना पड़ा है अलग अलग फॉर्म में, वो आगे भी आपको करना पड़ेगा। सरकार हो या जो मुनाफाखोर हो, वो अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती। सरकार चाहे किसी की हो, चाहे राइट का हो, चाहे लेफ्ट का हो, चाहे बीच में सेकुलर का हो, वो इस बात को बर्दाश्त, वाहवाही के लिए तो आपके साथ है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी वाले हैं, आप इनके खिलाफ खबर चला के दिखा दें तो आपको ये भी रगड़ देंगे। ये भी उतना ही भारतीय जनता पार्टी की तरह इनका व्यवहार है मीडिया से, आम आदमी पार्टी वालों का। अगर हम समझते हैं कि दिल्ली में और पंजाब में इनकी सरकारें हैं और जो मुझे सूचना मिलती है, तो उस हिसाब से तो मीडिया के प्रति इनका रवैया सेम है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के जो रवैया। चलिए, तो मेरा ये मानना है कि मीडिया सरकार किसी के आ जाए, मीडिया का काम है सच को लाना और सरकार का काम है सच को दबाना, चाहे वो कोई हो, लेफ्ट हो राइट हो, जो मेरा ये मानना है। चलिए, शुक्रिया संजीव जी। और दोस्तों, ये संजीव जी थे और बेबाक बेधड़क बोलते और लिखते दोनों हैं। आज ये चर्चा का विषय था कॉर्पोरेट और मीडिया। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार।